जब हम छोटे थे, मैं और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड साथ में स्पाइसी स्टिक्स खाया करते थे। मैं अक्सर कहता, मेरा मुंह जल रहा है, और बिना कुछ कहे कि नानोन वहीं मेरे होंठों पर किस कर देती। उस दिन के बाद से जब भी मैं कहता कि कहीं दर्द हो रहा है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड उस जगह किस करके दर्द दूर कर देती। हमारे पेरेंट्स बस एक दूसरे को देखते और हंस पड़ते। लगता है हम लोग पक्का इन लॉज बनने वाले हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि मैं अपनी माँ के साथ विदेश चला गया। फिर मुझे खबर मिली कि मेरी वही घमंडी चाइल्डहुड फ्रेंड की नानोन को सीवर मिसेंट्री हो गई है। उसके बाद से आज तक कोई भी लड़का की नानोन से किस नहीं ले पाया। यहाँ तक कि उसके आधे कदम के अंदर पहुंचना भी एक लग्जरी बन गया था। देश लौटने के पहले ही दिन मेरी अनरिलिएबल माँ मुझे सीधे की नानोन के अपार्टमेंट के बाहर छोड़कर चली गई। मैं बस गुस्से में अपना सूटकेस घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से डोर पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक नॉक करता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर मैंने झुंझलाकर दरवाजे को कुछ लातें भी मार दी और मन ही मन उस परेशान करने वाली की नानोन को कोसने लगा। ये जरूर फिर कहीं घूम रही होगी। काफी समय हो गया था उसे देखे हुए। अचानक मेरे मन में आया कि देखूं क्या वो अभी भी मेरी आवाज पहचानती है या नहीं। इसलिए मैंने सीधे उसका फोन मिला दिया। फोन लगते ही मैंने ऊंची आवाज में चिल्लाया कि नानोन, कहाँ मर गई हो तुम? ये यंग मास्टर वापस देश आ गया है और अभी तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा है। फौरन वापस आओ और दरवाजा खोलो। लेकिन दूसरी तरफ की नानोन नहीं थी। एक अजनबी महिला की आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट की को ढूंढ रहे हैं, वो अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने फोन काट दिया। मैं अंधेरी हो चुकी फोन स्क्रीन को घूरता रह गया, पूरी तरह स्टंट। अगले ही पल मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। एक लैकी की इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काट दे। मेरा चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया और आंखें आग उगलने लगी। उधर यान में बार के वीआईपी रूम में कि नानोन सबके साथ ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट कर रही थी। उसके बिल्कुल पास एक आदमी बैठा था। उसका नाम था लू गुआन। वो अपना हाथ की नानो के कंधे पर रखे हुए मीठी आवाज में बोला, प्रेसिडेंट की, लगता है आप थोड़ी ड्रंक हो गई हैं। कि नानो ने ठंडी सी हंसी छोड़ी और आलस से सोफा पर पीछे टिक गई। अल्कोहल की वजह से उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन उसके आसपास अब भी वही ठंडा पास मत आना वाला ऑनरा था। लू गुआन उसकी खूबसूरती को घूर रहा था। उसकी आंखों में साफ डिजायर दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, ये परफेक्ट वुमन मेरी होनी चाहिए। अगर मैं की नानो के साथ रिलेशनशिप में आ गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। उसकी नजर धीरे धीरे की नानोन के होठों पर टिक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि नानोन के आसपास हमेशा हैंडसम मैन रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी उसे किस करने का मौका नहीं मिला। र्यूमोर था कि सिर्फ उसका वन ट्रू लव ही ऐसा कर सकता है कि नानोन खुद पहल करे। लू गुआन धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उसके होंठ लगभग की नानोन को छूने ही वाले थे, तभी कि नानोन ने उसे जोर से धक्का दे दिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, मुझसे दूर रहो। लू गुआन ने होंठ फुला लिए, जैसे किसी ने उसे ठुकरा दिया हो, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से कि नानोन के और करीब आ गया। उसने कि नानोन की बाह पकड़ ली और धीरे से बोला, प्रेसिडेंट की, आप ड्रंक हैं, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। कि नानो ने नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली। उसने काफी देर तक अपनी पॉकेट्स टटोली, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरा फोन कहाँ है? उसका लैकी तुरंत दोनों हाथों से फोन लेकर दौड़ा आया। प्रेसिडेंट की, आपका फोन पहले गिर गया था, इसलिए मैंने संभाल कर रख लिया था। उसकी नजर थोड़ी बचती हुई थी। वह सोच रहा था कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल भी आंसर की थी। उसी समय अचानक फोन फिर बज उठा। अननोन नंबर। कि नानोन ने बिना सोचे कॉल रिसीव कर लिया। कि नानोन, मेरी दबाई हुई गुस्से भरी आवाज रिसीवर से गूंज उठी। पहले तो की नानोन मेरी आवाज पहचान नहीं पाई। वह झुंझलाकर बोली, कौन है? उसके परिवार के अलावा कभी किसी आदमी ने उस पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी आवाज में इरिटेशन और मौकरी साफ सुनाई दे रही थी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर इंस्टिंक्टिवली पूछ बैठा, क्या सच में तुम की नानोन हो? कि नानोन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम बीमार हो क्या? वह कॉल काटने ही वाली थी कि मैं जल्दी से चिल्लाया, रुको। मुझे एहसास हो गया था कि वह ड्रंक है और इससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। मेरी आवाज में ऐसा अथॉरिटी था कि किसी इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। आमतौर पर कि नानोन बहुत पहले ही फोन काट चुकी होती, लेकिन इस आवाज ने उसे अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस कराई, जैसे कहीं पहले सुन चुकी हो। बिना सोचे उसने लोकेशन बता दी, यान में बार, वीआईपी रूम 2011। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कॉल खत्म होते ही मैंने सूटकेस अपार्टमेंट के फ्रंट डेस्क पर छोड़ा, फिर सड़क पर निकलकर सीधे एक टैक्सी रोक ली। डेस्टिनेशन यान में बार। उधर की
नानो फोन पकड़े बैठी रही। उसका शराब से भरा दिमाग लगातार सोच रहा था। वो था कौन? बहुत कम लोग थे जो उसे इस तरह ऑर्डर दे सकते थे। तभी लू गुआन फिर उसके करीब आ गया। उसने चिपचिपी आवाज में पूछा, प्रेसिडेंट की, क्या वो किसी नए लवर का फोन था? की नानोन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सोफा पर पीछे टिक गई और आंखें बंद करके आराम करने लगी। ये देखकर लैकी तुरंत हैंगओवर मेडिसिन लेने भागा। कुछ देर बाद वह वापस आया, दोनों हाथों से मेडिसिन आगे बढ़ाते हुए बोला, प्रेसिडेंट की हैंगओवर क्योर। की नानोन उसे लेने ही वाली थी कि लू गुआन उससे पहले आगे बढ़ गया। उसने मेडिसिन छीन ली और खुशामदी मुस्कान के साथ बोला, प्रेसिडेंट की, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। उधर टैक्सी तेजी से बार स्ट्रीट पहुंच चुकी थी। फीमेल ड्राइवर मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, फिर मुस्कुराकर बोली, हैंडसम यनमे आगे ही है, थैंक्स, मैं जल्दी में था इसलिए तुरंत डोर खोल कर उतरने लगा। तभी ड्राइवर पीछे से चिल्लाई, अरे किराया दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मैं एकदम रुक गया। तब याद आया मैंने अभी तक पैसे दिए ही नहीं थे। मैंने मुड़कर पूछा, कितना? 48 युआन। उसने मुझे सस्पिशियस नजरों से देखते हुए जवाब दिया। मैंने अपना पूरा बैग टटोल डाला लेकिन एक भी युआन नहीं मिला। आखिर मैं ऑकवर्ड होकर बोला, मैं अभी अभी विदेश से वापस आया हूँ, अभी करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाया, क्या आप डॉलर लेती हैं? ड्राइवर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। नहीं, मुझे सिर्फ RMB चाहिए, अभी के अभी। मेरे पास सच में एक भी युआन नहीं था। मैं मजबूरी में भौहें सिकोड़कर सोचने लगा कि अब क्या करूं। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करते हैं, मैं अंदर जाकर अपने फ्रेंड से पैसे ले आता हूँ, फिर तुरंत आकर आपको दे दूंगा, ठीक है? ड्राइवर ने ठंडी हंसी छोड़ी। नहीं, कौन जाने तुम भाग जाओ। मैं झुंझलाकर पैर पटकने लगा। मजबूर होकर दूसरा तरीका सोचा, तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ, वो बाहर आकर आपको पैसे दे देगा। अब तो ठीक है? ये कहकर मैंने फिर से की नानून का नंबर मिलाया, लेकिन फोन बिजी था। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा कॉल ना उठाए। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। ये परेशान करने वाली की ननो। मैंने दांत भींच लिए। लगभग फोन तोड़ देने का मन कर रहा था। कोई और रास्ता न देखकर मैंने बेबस चेहरा बनाया और ड्राइवर से विनती की, प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं सच में स्कैमर नहीं हूँ, आप मेरे साथ अंदर चलिए, जैसे ही मैं फ्रेंड को ढूंढूंगा आपको पैसे दे दूंगा। ड्राइवर ने अधीर होकर जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, अभी पैसे दो, मुझे और कस्टमर्स भी लेने हैं। जब मैं पूरी तरह परेशान हो चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तभी ड्राइवर अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, फिर सजेस्टिव टोन में बोली, लेकिन तुम किसी और तरीके से भी डेट सेटल कर सकते हो। मैं थका हुआ सा उसे देखने लगा। किसी और तरीके से? मैंने जल्दी से कहा, फोन नहीं दूंगा, लोगों से कांटेक्ट करने के लिए वही चाहिए। मन ही मन सोच रहा था, इतने महंगे लेटेस्ट मॉडल फोन के बदले 48 युआन, ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ड्राइवर ने अपने होंठ चाटे। उसकी आवाज फ्लर्टेशियस और बेहया थी। फोन नहीं, बस मुझे तुम्हारे एप्स टच करने दो, आज का किराया फ्री। तभी मुझे समझ आया, तो ये बात है। अब समझ में आया कि वो पूरे रास्ते मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी। शुरू से ही उसका यही इरादा था। मुझे तुरंत घिन महसूस हुई। गुस्से में मैंने जोर से चिल्लाया, कितनी डिस्गस्टिंग बात है। ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस हंसकर बोली, थोड़ा सा टच और 48 युआन बच जाएंगे, काफी अच्छा डील है। मैं गुस्से से कांपने लगा। दांत भींच कर बोला, 48 युआन? सपने में भी नहीं। इतना कहकर मैंने डोर खोला और भाग खड़ा हुआ। पीछे से ड्राइवर लगातार चिल्लाती रही, लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। मैं सीधे यनमे बार के अंदर भागा, लेकिन एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, अरे किड, तुम्हारी उम्र लीगल है भी या नहीं? मैं उस ड्राइवर से बचने की जल्दी में था, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, मैं की नानो को ढूंढने आया हूँ। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं उसके हाथ के नीचे से निकलकर अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने की नानोन का नाम सुना, उसने मुझे रोकना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बाहर खड़ी ड्राइवर को भी रोक दिया। ठंडी आवाज में बोला, एंट्री फॉरबिडन। ड्राइवर गुस्से से पैर पटकने लगी। क्यों? उस लड़के ने अभी तक टैक्सी फेयर नहीं दिया, मुझे अंदर जाकर अपने पैसे लेने हैं। गार्ड ने उसे तिरस्कार से देखा। हम यहाँ सिर्फ ब्यूटीफुल पीपल को अलाउ करते हैं, तुम जैसी लोगों को नहीं। ड्राइवर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उधर बार के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा थी। म्यूजिक इतना तेज था कि कान सुन्न हो रहे थे। मैं लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार VIP रूम 2011 तक पहुंच गया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, दोनों हाथ कमर पर रखे और जोर से चिल्लाया कि नानोन। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरी आवाज गूंजते ही पूरा VIP रूम शांत हो गया। कमरे में मौजूद हर इंसान मेरी तरफ देखने लगा। सबकी आंखों में सरप्राइज और कंफ्यूजन था। तभी फ्लैशी क्लॉथ्स पहने एक आदमी स्वैगर करते हुए मेरी तरफ आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मॉकिंग टोन में बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? प्रेसिडेंट की को उसके पूरे नाम से बुला रहे हो? अटेंशन चाहिए तो कोई और तरीका इस्तेमाल करो लिटिल ब्रैट। मैंने एक नजर में उसे पहचान लिया, लू गुआन। जैसे ही वह पास आया, उसके परफ्यूम की तेज स्मेल मेरी नाक में चुभ गई। मैंने नाखुशी से भौहें सिकोड़ ली और इंस्टिंक्टिवली
2 कदम पीछे हट गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। तभी की नानो का लैकी जल्दी से बीच में आया। वह मुस्कुराकर बोला, आप प्रेसिडेंट की से मिलने आए हैं सही? वो रेस्ट रूम गई है, अभी वापस आ जाएंगी। लू गुआन ने अपनी कॉन्टेम्प्ट छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह हार्श वॉइस में बोला, तुम प्रेसिडेंट की के क्या लगते हो? नए बॉय टॉय हो क्या? उस चेहरे और थोड़ी मसल्स के अलावा तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में बैठी कुछ लड़कियां हंसने लगी। जिसके पास आंखें थीं, वो साफ देख सकता था कि मेरे लुक्स नेचुरली अच्छे थे, जबकि लू गुआन का चेहरा पूरी तरह आर्टिफिशियल लग रहा था। हम दोनों एक ही लीग में भी नहीं थे, लेकिन कैंपस किंग का टाइटल मिलने के बाद से लू गुआन खुद को किसी अनमैच्ड ब्यूटी से कम नहीं समझता था। मुझे अपने बॉडी के बारे में गॉसिप सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम अपना गंदा मुंह बंद कर सकते हो? मेरा की नानो को ढूंढने से तुम्हारा क्या लेना देना है? लू गुआन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? असल में लू गुआन पहले ही अंदर से जल रहा था कि नानोन ने उसे सिर्फ 1 हफ्ते बाद डंप कर दिया था, और अब उसे सुनने को मिला कि शायद कोई नया आदमी उसकी जिंदगी में आ गया है। ऊपर से उसने देखा कि लुक्स और ऑरा दोनों में मैं उससे बेहतर था। इस बात ने उसे और भी पागल कर दिया। वह सोच रहा था, भले ही मैं उससे ज्यादा हैंडसम ना हूं, लेकिन प्रेजेंस में मैं नहीं हारूंगा। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सीधे लैकी की तरफ देखकर पूछा, रेस्टरूम कहाँ है? मुझे अभी वहां ले चलो। लैकी हक्का बक्का रह गया। वह हकलाते हुए बोला, आप लेडीज रेस्ट रूम में घुसने वाले हैं? मैंने इरिटेबली जवाब दिया, हाँ, तुमने खुद कहा ना कि वो रेस्ट रूम में है। अगर लेडीज रेस्ट रूम में नहीं जाऊंगा तो क्या मेंस रेस्ट रूम में ढूंढूं? लेकिन तुरंत बोला, ओह सही कहा, इस तरफ प्लीज। वह तुरंत रास्ता दिखाने लगा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उधर लुगुआन मुझे इग्नोर होते देखकर बुरी तरह भड़क गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह आगे बढ़ा और मेरा रास्ता रोक लिया। मेरी अनदेखी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? शर्म और गुस्से में उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरे बाल पकड़ ली। तेज दर्द मेरे सिर में दौड़ गया। मैं दर्द से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। लू गुआन विजयी मुस्कान के साथ बोला, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? मैंने दांत भींच लिए। सिर में हो रहे दर्द को सहते हुए मैंने पीछे हाथ बढ़ाया और सीधे लू गुआन की पैंट्स पकड़ ली। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से खींच दिया। स्विश! उसकी ट्राउजर सीधे नीचे सरक गई। लू गुआन ने डरावनी चीख मार दी। वह तुरंत मेरे बाल छोड़कर खुद को ढकने लगा। उसकी उस बेढंगी हालत को देखकर पूरा वीआईपी रूम ठहाकों से गूंज उठा। लू गुआन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। दांत पीसते हुए वह गुर्राया, तुम हरामी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने ठोड़ी ऊपर उठाई। चेहरे पर तिरस्कार साफ था। तो आ जाओ, देखते हैं। उसी समय वीआईपी रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। एक महिला की आलसी लेकिन हल्की इरिटेटेड आवाज सुनाई दी। इतना शोर किस बात का है? वो आवाज सुनते ही मैं तुरंत पलटा। मेरे अंदर जमा सारी शिकायतें एक साथ फूट पड़ी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया कि नानोन! मेरी आवाज सुनकर कि नानोन साफ तौर पर ठिठक गई। जब उसने मेरा चेहरा साफ देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान लाई। अच्छा है, कम से कम मुझे भूली तो नहीं। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया, जैसे उसे मारने वाला हूँ। पूरे कमरे से एक साथ सांस खींचने की आवाज आई। सबकी आंखें फैल गईं। कोई प्रेसिडेंट की पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन कि नानोन की रिएक्शन बहुत तेज थी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गहरी आंखों में बेबसी सी झलकी। वह नरम आवाज में बोली, क्या हुआ? अभी अभी वापस आए हो और पहले ही टैंट्रम शुरू कर दिया? उसकी आवाज में गुस्से का नामो निशान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को मना रही हो। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मैंने नाराज होकर उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा है पता है? लेकिन कि नानोन बिल्कुल नाराज नहीं हुई। उसकी आंखों में सिर्फ अफेक्शन था। इतना इंडिजुलेंट एक्सप्रेशन देखकर आसपास के लोग पूरी तरह शॉक्ड रह गए। क्या ये वही प्रेसिडेंट की थी जिसकी बात अंतिम आदेश मानी जाती थी? कि नानोन ने मौका देखकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर मेरे बिखरे हुए बालों को देखकर मुस्कुराई। यूएन यूएन, ये बालों का क्या हाल बना रखा है? क्या बर्ड्स नेस्ट हेयर स्टाइल अब अमेरिका में ट्रेंड बन गया है? मैंने उसे घूरा। फिर बगल में खड़े लू गुआन की तरफ देखा। ठंडी आवाज में बोला, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गिफ्ट नहीं है? कि नानोन का चेहरा पूरी तरह इनोसेंट हो गया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे तो अभी पता चला है कि तुम वापस आए हो। मैंने थोड़ी से लू गुआन की तरफ इशारा किया। खुद उससे पूछ लो, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड कमाल का है। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया था, लेकिन बिना कुछ पूछे मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। ऊपर से मेरे बाल भी खींच दिए। तुम्हारी टेस्ट सच में बहुत शानदार है। जैसे जैसे मैं बोलता गया, मेरी आवाज और ज्यादा नाराज होती गई। हमारी कई सालों की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप की वजह से कि नानोन तुरंत मेरी हिडन मीनिंग समझ गई। उसने झटके से लू गुआन की तरफ देखा। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कमरे का माहौल ही बदल गया। तुमने उसके बाल छुए? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? लू गुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट की, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए।
लीजिए। उसका एटीट्यूड बहुत एरोगेंट था और वो आपको नाम लेकर बुला रहा था, लेकिन कि नानोन ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर वो मुझे नाम से बुलाता है तो उससे तुम्हें क्या? तुम पूछ रहे हो उसे क्या हक है? हक इसलिए है क्योंकि मुझे पसंद है, मैं उसे स्पॉइल करती हूँ, वो मुझे जो चाहे बुला सकता है। तुम होते कौन हो उसे मैनेज करने वाले? ये सुनते ही मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर लुगवान का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ चुका था। वो कई सालों से कि नानोन से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उसे किसी के साथ इतना स्पेशल बिहेव करते नहीं देखा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ही एक्सेप्शन क्यों हूं। उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू बहने लगे। प्रेसिडेंट की, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों इतने क्लोज हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। कि नानो को पुरुषों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ ली और दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे भी लग रहा था कि पूरा मूड खराब हो गया। मैं चाहता था कि वो मेरे लिए गुस्सा निकाले, लेकिन लू गुआन के रोने से ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही विलन हूं। मैंने की नानो की तरफ देखकर कैजुअली कहा, बाकी तुम खुद हैंडल करो। अगर पीस मेकर बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि नानो ने लू गुआन को ठंडी नजरों से देखा। बताओ लू गुआन, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? उसकी नजरों के नीचे लू गुआन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे पता था कि आज बड़ी कीमत चुकाए बिना बात खत्म नहीं होगी। उसने दांत भींचे और अपने ही चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। छटाक। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। मुझे बिना वजह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने लगातार 2 और थप्पड़ मारे। उसका एटीट्यूड पूरी तरह सिंसियर था। थप्पड़ों की आवाज सुनकर और उसकी हालत देखकर मेरा काफी गुस्सा उतर गया। मैंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, अब ये ड्रामा बंद करो। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं, फिर अपना सिर घुमाकर की नानो की तरफ देखा और कहा, चलो कम होम विद मी। किनान ने वीआईपी रूम में मौजूद लोगों की तरफ हाथ हिलाया और कैजुअली कहा, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने अपने लैकी की तरफ मुड़कर कहा, ओ राइट, मेरा फोन दो। लैकी ने तुरंत फोन आगे बढ़ाया। प्रेसिडेंट की, आपका फोन। जैसे ही मैंने उसका फोन देखा, मुझे पहले वाली कॉल याद आ गई और गुस्सा वापस आ गया। मैंने तुरंत फोन छीनने की कोशिश की। किनन, तुम मेरी वॉइस तक नहीं पहचान पाई? और जब मुझे कैब फेयर के लिए हेल्प चाहिए थी तब फोन भी नहीं उठाया? ये ब्रोकन फोन इस्तेमाल करना बंद करो, मुझे दे दो। किनान ने तुरंत फोन अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वो मुस्कुराई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रूम से बाहर ले जाने लगी। स्टॉप एक्टिंग अप। अंदर इतना नॉइस था, साफ सुनाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसने पूछा, तुम अचानक वापस आ गए और इतनी रात को मुझे ढूंढने आए हो? कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? वो मेरे कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, या फिर तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे कि सिर्फ लव कन्फेस करने के लिए वापस आ गए? मैंने ऊपर देखा और उसे घूरा, फिर उसके एक्सपेंसिव हाई हील्स पर जोर से पैर रख दिया। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, आज यंग मास्टर का मूड पहले ही खराब है। मुझे प्रोवोक मत करो। किनान दर्द से हल्का सा सिसकी, लेकिन उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उल्टा वो मुस्कुराई और मेरे बाल ठीक करने लगी। उसकी आंखों में अफेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। बार से बाहर निकलते ही किनन फिर अपने यूजुअल एरोगेंट और केयरफ्री मूड में लौट आई। उसने कैजुअली अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। चलो अब बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैंने चिढ़कर जवाब दिया, मैं तुम्हें डोर ओपन करवाने के लिए ढूंढ रहा था। मेरे पास तुम्हारे अपार्टमेंट की कीज नहीं है। और क्या सोच रही थी तुम? कीनन एकदम रुक गई। उसने सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा। मेरे घर की? मॉम और डैड तो घर पर हैं, उन्हें कॉल कर देते, वो डोर खोल देते। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो बेकार की बात कर रही हो। मैं तुम्हारे प्राइवेट अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और किस जगह की बात करूंगा? तुम बेवकूफ हो क्या? कीनन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने मेरे कंधे पकड़ ली। उसकी आंखों में सस्पिशन साफ था। दिल में एक अजीब सा बैड फीलिंग उठ रही थी। तुम मेरे अपार्टमेंट क्यों जाना चाहते हो? इतनी रात में मूव इन करने का प्लान है क्या? फैमिली मैंशन में रहना बुरा है क्या? जितना वो सोच रही थी उतना ही बेचैन होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि आगे कुछ बहुत गलत उसका इंतजार कर रहा है। कैनन के चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई दे रही थी। मैं उसकी हालत देखकर हंस पड़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। लगता है तुम्हें अभी भी कोई नाक से घुमा रहा है। हमारी मदर्स ने तुम्हारे लिए जाल बिछा रखा है। रिलैक्स, मैं भी इसमें विक्टिम ही हूँ। कीनन ने भौहें कसकर सिकोड़ ली। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। अभी के अभी साफ साफ बताओ। मैंने गला साफ किया। हम फियांसे बनने वाले हैं और अब एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं आज से हम। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बार के बाहर से एक औरत तेजी से मेरी तरफ दौड़ी। वो वही फीमेल टैक्सी ड्राइवर थी। उसने उंगली मेरी तरफ तान दी। तू बदमाश लड़का, मेरा पैसा निकाल अभी। उसे देखते ही मुझे पहले की सारी बातें याद आ गईं। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी हिम्मत अभी भी बाकी है? पैसे मांगने आई हो क्या? पहले से कॉफिन खरीदने का प्लान है? किनान पहले से ही मेरी एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही थी। अब अचानक बीच में कोई और कूद पड़ा था। उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। तुम कौन हो? ड्राइवर ने किनान के कपड़े और अपीयरेंस देखे। एक नजर में समझ गई कि सामने कोई रिच
यंग लेडी खड़ी है। उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। वो झुककर बोली, यंग लेडी, बात ऐसी है, इस जेंटलमैन ने मेरी टैक्सी ली और पैसे दिए बिना भाग गया। क्या आप इसका फेयर पे कर सकती हैं? मैंने बाहें बांध ली। फिर साफ साफ कहा, ड्राइवर, तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपने एबीएस टच करने दूं तो फेयर माफ हो जाएगा। ये सुनते ही ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया। वो घबरा कर हंसने लगी। मिसअंडरस्टैंडिंग, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। यंग लेडी, सर ने गलत सुन लिया होगा। मैं कोलैटरल की बात कर रही थी। मैंने उसकी फेक स्माइल को घूरा। मिसअंडरस्टैंडिंग? मुझे अच्छी तरह याद है। उसकी नजरें, उसकी बातें, सब कुछ मुझे साफ याद था। किनान ने मेरी बात सुनी। उसकी नजर अनजाने में मेरे शरीर पर गई। फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। फेयर सिर्फ 48 युआन था, लेकिन ड्राइवर 480 युआन मांग रही थी। मैं उससे बहस करने ही वाला था कि किनान ने मुझे रोक दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। 480 युआन? उसने धीरे से पूछा। मरना है क्या? इतना कहकर उसने ड्राइवर को जोरदार किक मार दी। ड्राइवर सीधे जमीन पर जा गिरी। वो दर्द से चीखने लगी। हेल्प, कोई मुझे मार रहा है। किनान ने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। मार रही हूं तो शुक्र मनाओ, वरना खत्म भी कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे उसे ये पूरा सीन मजेदार लग रहा हो। लेकिन मैं सच में थक चुका था। मुझे सिर्फ घर जाकर सोना था। किसी ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं था। तभी बार की सिक्योरिटी टीम दौड़ती हुई आ गई। ड्राइवर खुश हो गई। उसे लगा अब उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे किनान के सामने जाकर झुक गए। मिस्की, क्या हुआ है? ड्राइवर को अब समझ आया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और दया की भीख मांगने लगी। किनान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस औरत ने मुझे ब्लैकमेल किया है, हैंडल इट। सिक्योरिटी गार्ड सब समझ गए। उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए पास की डार्क एली में ले गए। कुछ देर बाद वहां से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी। किनान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी नजर दूसरी तरफ घुमा दी। चलो घर चलते हैं। हम दोनों $1 मिलियन सुपर कार में बैठ गए। कार के अंदर बैठते ही मैंने चारों तरफ देखा और जीप क्लिक की। क्या स्पेंड थ्रिफ्ट हो तुम? फिर मैंने मजाक में हाथ आगे बढ़ाया। पॉकेट मनी के लिए कुछ मिलियन दे दो। किनान ने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। क्यों दूं? अपनी मदर से मांगो शिंगी। मैंने होंठ फुला लिए। अब उससे बहस करने का भी मन नहीं था। कुछ देर बाद कार लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पार्किंग गराज में दाखिल हुई। कीनन ने कार पार्क की। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो रुक गई। मेरा सिर एक तरफ झुका हुआ था। मैं गहरी नींद में सो चुका था। उसने मुझे हल्का सा धक्का दिया। हे, घर आ गया, सोने का नाटक मत करो। मुझे तुम्हें उठाकर ले जाने का सपना भी मत देखना। लेकिन मैंने सिर्फ हाथ हिलाकर उसका हाथ हटा दिया, जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हूं। जागने का कोई इरादा नहीं था। कीनन ने भौहें सिकोड़ ली। ये सच में सो गया क्या? फिर उसे कुछ याद आया। आज ही विदेश से वापस आया है, शायद जेट लैग की वजह से थक गया होगा। उसने धीरे से सांस छोड़ी। साय, मैं सच में तुम्हारा कर्जदार हूँ। वो कार से उतरी, दूसरी तरफ आई और काफी मेहनत के बाद मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। एलिवेटर में कीनन ने रिफ्लेक्शन में देखा। मैं उसकी पीठ पर आराम से सो रहा था। वो सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। अपार्टमेंट पहुंचकर उसने मुझे लिविंग रूम में लिटाया, ब्लैंकेट ठीक की और फिर शावर लेने चली गई। लगभग 10 मिनट बाद जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, अचानक अंधेरे से एक फिगर उसकी तरफ बढ़ा। किनान चौंक गई। तभी उसे याद आया कि मैं यहाँ हूँ। उसने नीचे देखा। मेरी आंखें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं थी। मैं आधी नींद में था और सीधे उससे टकरा गया। क्या कर रहे हो? कीनन ने पूछा। तुम्हें पता था मैं शावर ले रही हूँ, इसलिए एम्बुश करने आए हो? लेकिन मैं पूरी तरह जागा ही नहीं था। मैं बड़बड़ाया, बहुत गंदा लग रहा है, मुझे शावर लेना है, बहुत अनकंफर्टेबल है। इतना कहते हुए मैंने अपने शर्ट को खींचना शुरू कर दिया। कीनन की आंखें गहरी हो गईं। उसने तुरंत मेरे हाथ पकड़ ली। रुको, अगर वो मुझे न रोकती तो मैं सच में अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता। इस हालत में कौन शावर लेता है? उसने मुझे संभालते हुए कहा। पहले ठीक से जागो। मैंने चिढ़कर उसे फिर दूर धकेल दिया। मेरा शरीर स्टिकी लग रहा है, मुझे शावर लेना ही है। इतना कहकर मैं उसके पास से निकलने की कोशिश करने लगा। किनान ने मेरी कॉलर पकड़ ली। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो चुकी थी। तभी उसे बचपन की बात याद आई। मैं हमेशा से हेवी स्लीपर था। एक बार तो उसके फैमिली हाउस के बाथटब में ही सो गया था, लगभग डूब ही गया था। ऐसी हालत में वो मुझे शावर लेने कैसे देती? उसी समय उसकी आंखों में शरारती चमक आई। वो डोर फ्रेम के सहारे झुक गई और मेरे करीब आकर धीरे से बोली, तो फिर अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं शावर में? उसकी आंखों में शरारती चमक थी। वो डोर फ्रेम के सहारे खड़ी होकर धीरे से बोली, तो फिर अगर मैं शावर में तुम्हारी हेल्प कर दूं? मैंने आंखें आधी खोलकर उसकी तरफ देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। मैंने उसका चेहरा देखा और कहा, अगर ये चेहरा दिन ब दिन इतना हैंडसम नहीं होता जा रहा होता तो शायद मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। कीनन तुरंत मुस्कुराई। ओ, तो अब जाकर समझ आया कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, दफा हो जाओ। मैंने उसका चेहरा हल्के से दूर किया। मुझे शावर लेना है। कीनन ने राहत की सांस ली। लग रहा था कि मैं अब पहले से ज्यादा होश में हूँ। उसने 2 उंगलियां उठाई। ये कितनी है? 2। बेवकूफ, मैं झल्ला कर बोला। मैं जाग चुका हूँ। मैंने उसका हाथ हटा दिया। अब जाकर कीनन को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन तभी उसने नया सवाल पूछ दिया। शावर तो ले लोगे, लेकिन चेंज करने के लिए कपड़े कहाँ हैं? क्या फिर वही डर्टी क्लोथ्स पहनोगे? मैं कुछ
सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर अचानक माथे पर हाथ मारा। अरे मेरा लगेज कहाँ है? मैं जल्दी से लिविंग रूम की तरफ भागा। कीनन दरवाजे के पास खड़ी रही। कौन सा लगेज? जब मैं तुम्हें लेकर आई थी तब तुम्हारे पास कोई लगेज नहीं था। तभी मुझे याद आया। मैंने ऑकवर्ड स्माइल दी। ओह, मैं भूल गया, सिक्योरिटी के पास रखा है नीचे। मैं बाहर जाने ही वाला था कि कीनन ने मुझे रोक लिया। उसने फोन निकाला, सिक्योरिटी को कॉल किया और लगेज ऊपर भेजने के लिए कह दिया। कुछ ही मिनटों बाद लगेज अपार्टमेंट में पहुंच गया। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ इशारा किया। मेरा फिंगरप्रिंट ऐड कर दो ताकि मैं बाद में खुद डोर खोल सकूं। कीनन ने बाहें मोड़ ली, फिर ठंडी हंसी हंसी। किस हक से? मैं तुम्हें अपने घर में फ्री एक्सेस क्यों दूं? इस बार मैंने भी उसकी नकल करते हुए बाहें मोड़ ली, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाला हूँ। कीनन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। किसने कहा? मैंने परमिशन दी। मैंने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। बोई ने कहा है कि मैं यहीं रहूंगा। तभी कीनन को बार के बाहर मेरी अधूरी बात याद आई। उसने तुरंत पूछा, तुम क्या कह रहे थे? हमारे साथ सेटअप किया गया है, उसका मतलब क्या था? मैंने ठुड्डी ऊपर उठाई और सीधे बॉम्ब गिरा दिया, क्योंकि हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और एडल्ट्स चाहते हैं कि हम साथ रहें ताकि फीलिंग्स डेवलप हो। कीनन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। वो बस मुझे घूरती रह गई। क्या कहा तुमने? एंगेजमेंट? हम दोनों की? लेकिन उस समय मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं लगातार जम्हाई ले रहा था। मैंने अपना लगेज उठाया और सीधे बेडरूम की तरफ चल पड़ा। चलते चलते हाथ हिलाया। डिटेल्स चाहिए तो अपने फादर से पूछ लेना, मैं अभी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ। बाय बाय कीनन। कीनन तुरंत मेरे पीछे दौड़ी, मुझे रोकने की कोशिश की। धड़ाम! बेडरूम का दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। लगभग उसकी नाक से टकरा ही गया था। वो गुस्से से दरवाजा पीटने लगी। फेंक युआन, अभी बाहर आओ और सब एक्सप्लेन करो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मैं चेंज करने के कपड़े हाथ में लिए खड़ा था। चेहरे पर साफ थकान थी। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। कल बात करेंगे, ओके? इतना कहकर मैं उसके पास से निकल गया और सीधे बाथरूम में चला गया। किनान ने मेरी हालत देखी। आखिरकार उसने अभी के लिए बात छोड़ दी। अगली सुबह अच्छी नींद लेने के बाद मैं आराम से कमरे से बाहर निकला। बाहर आते ही सबसे पहला सवाल पूछा, कीनन भूख लगी है? ब्रेकफास्ट तैयार है? कीनन बार काउंटर के पास खड़ी थी। उसकी आवाज सुस्त थी। नो, मैं यहाँ कुकिंग नहीं करती। खाना है तो खुद जाकर खरीद लो। अगले ही पल मैंने जोर से चीख मारी और सोफा पर गिरकर हाथ पैर चलाने लगा। ब्रेकफास्ट नहीं है? मैं भूख से मर जाऊंगा, मैं स्टार्विंग हूँ। कीनन कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर माथा पकड़ लिया। वो मुझे बाहर जाकर कुछ खाने को कहने वाली थी और फिर मेरे फैमिली को कॉल करके मुझे वापस भेजने का सोच रही थी। लेकिन जैसे ही खाने की बात आई, मैं तुरंत सोफा से उठ बैठा। एक हाथ में मिल्क, दूसरे में एप्पल, और पूरी कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कल रात कहा था आज से मैं यहीं रहूंगा। कीनन ने तुरंत मना कर दिया। कोई एंगेजमेंट वंगेजमेंट नहीं होगी, मैं अग्री नहीं करूंगी। मैंने तुरंत जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी। तो फिर जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो और बॉय की से भी। ये सुनते ही कीनन चुप हो गई। उसे पता था अगर ग्रैंड माँ और फैमिली ने डिसाइड कर लिया है तो बात आसान नहीं होगी। मैंने एप्पल खत्म किया, हाथ धोए, फिर कैजुअली कहा, मुझे स्कूल भी जाना है। एक मिनट, मैं चेंज करके आता हूँ। कीनन रुक गई। रुको, तुम मेरे साथ स्कूल जाने वाले हो? मैंने बाथरूम के दरवाजे से सिर बाहर निकाला। यप, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर हो गया हूँ। कुछ सेकंड बाद फिर सिर बाहर निकाला। और हाँ, अब मैं उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। कीनन लगभग पागल होने वाली थी, लेकिन मैं गुनगुनाते हुए बाथरूम के अंदर चला गया, उसे वहीं शौक में छोड़कर। तैयार होने के बाद चाहे वो कितनी भी इरिटेटेड हो, आखिर उसे मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। स्कूल पहुंचने से कुछ पहले मैं अचानक चिल्लाया, कार रोको! किनान हैरान रह गई। अभी गेट तक नहीं पहुंचे, उत्तर क्यों रहे हो? मैं बैकपैक कंधे पर टांगते हुए मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ स्कूल में एंटर नहीं करना चाहता, बहुत अटेंशन मिलेगी। मैं ब्रेकफास्ट खरीदने जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर मैं चला गया। कीनन सिर्फ मुझे दूर जाते हुए देखती रह गई। कार जाते ही मैं पास की केक शॉप में घुस गया। अंदर डिस्प्ले केस में मेरी नजर तुरंत एक केक पर पड़ी, स्ट्रॉबेरी केक, और वो आखिरी पीस था। मुझे यही चाहिए, लेकिन वेटर ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, ये आखिरी पीस पहले ही परचेज हो चुका है। मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। किसने खरीदा? मैंने पहले देखा था। वेटर ने कैशियर काउंटर की तरफ इशारा किया। उस यंग लेडी ने। मैंने उधर देखा, एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी थी। मैं हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास गया। हेलो, क्या आप ये स्ट्रॉबेरी केक मुझे दे सकती हैं? लड़की मेरी तरफ मुड़ी। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। वो बेहद खूबसूरत थी, नाजुक चेहरा, शांत स्वभाव और बहुत प्लेजेंट वॉइस। हेलो, क्या बात है? उसने विनम्रता से पूछा। मैंने जल्दी से कहा, असल में ये आखिरी स्ट्रॉबेरी केक है और मुझे बहुत खाना था। क्या आप मुझे दे सकती हैं? लेकिन उसने अफसोस से सिर हिलाया। सॉरी, मैंने ये किसी और के लिए खरीदा है, इसलिए नहीं दे सकती। मेरा सारा उत्साह निकल गया। लेकिन तभी उसने खुद कहा, यहाँ चेस्टनट केक भी बहुत अच्छा होता है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। मैं तुरंत फिर से एनर्जेटिक हो गया। रियली? ठीक है, वही लेता हूँ। मैंने चेस्टनट केक खरीदा और उसके साथ साथ स्कूल की तरफ चलने लगा। चलते चलते पता चला उसका नाम युनवान है और वो ग्रेड 12 की स्टूडेंट है। मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। लेकिन स्कूल गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। मैंने कितनी भी एक्सप्लेनेशन दी, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पास खड़ी युनवान बोली, ये सच में ट्रांसफर स्टूडेंट है, मैं गारंटी देती हूँ। गार्ड ने युनवान
युनवान को देखते ही एटीट्यूड बदल लिया। ओह, अगर युनवान कह रही है तो ठीक है, लेकिन मेरा सेल्फ एस्टीम जाग गया। मैंने युनवान से कहा, थैंक्स, लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल करूंगा। अगले ही पल मैंने फोन निकाला और कीनन को कॉल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मैं शिकायत करने लगा, गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा। दूसरी तरफ से कीनन हंस पड़ी। मैं और गुस्सा हो गया। तभी मुझे उसकी तरफ से एक आदमी की गहरी आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। तुम किसके साथ हो? लेकिन कीनन ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधा कॉल काट दिया। मैंने फोन को घूरा और गुस्से में दांत पीस लिए। यूनान ने चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैंने होंठ फुला लिए और पूरी तरह अनॉयड दिखते हुए कहा, बस कोई है जो फ्रेंड से ज्यादा मैन को चूज करता है। जैसे ही मैंने यह कहा, सिक्योरिटी गार्ड का फोन बज उठा। कॉलर का नाम देखते ही वह घबरा गया और तुरंत बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के साथ कॉल उठाई। मुझे नहीं पता उसने दूसरी तरफ क्या सुना, लेकिन वह बार बार मुझे शौक भरी नजरों से देखने लगा। कॉल खत्म होने के बाद उसका एटीट्यूड पूरी तरह 180 डिग्री बदल गया। वह चापलूसी भरी स्माइल के साथ बोला, मुझे बहुत माफ कर दीजिए सर, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कृपया अंदर आइए, प्रिंसिपल आपका इंतजार कर रहे हैं। अब मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड था। मैंने ठोड़ी ऊंची की और गर्व से अंदर चला गया। युनवन मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। प्रिंसिपल? एग्जैक्टली। तुम आखिर हो कौन? प्रिंसिपल तुम्हारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? मैं हल्का सा हंसा और उंगली हिलाई। सीक्रेट है, जब हम क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे तब बताऊंगा। यूनन हल्के से हंसी। क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? मैं आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनाती, मुझे पता है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम पूरी तरह नर्ड हो? तुम जैसी ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल स्टूडेंट के पीछे तो बहुत सारे लड़के पड़े होंगे। इस बार यूनवन क्यूरियस हो गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ? क्योंकि तुम स्मार्ट हो, एक नजर में ही समझ आ जाता है। फिर मैंने पूछा, गार्ड ने कहा था कि वह तुम्हें पहचानता है। क्या तुम स्कूल में बहुत फेमस हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम स्कूल ब्यूटी हो या इसलिए क्योंकि हमेशा टॉप करती हो? यूनान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं स्कूल ब्यूटी नहीं हूँ और मेरे ग्रेड्स भी बस ठीक ठाक हैं। मैं तुरंत शॉक्ड हो गया। तुम स्कूल ब्यूटी नहीं हो? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं चुना गया? रुको, क्या स्कूल ब्यूटी का आयन है? जैसे ही उसने यह नाम सुना, यूनन्स की नजरें कुछ डिग्रीज और ठंडी हो गईं। तुम उसे जानते हो? लेकिन मुझे उसके एक्सप्रेशन में आया बदलाव दिखाई नहीं दिया। मैं उत्साह से गॉसिप करता रहा, वो स्कूल में बहुत फेमस होगी ना? मैं बेट लगाता हूँ उसके पीछे दर्जनों लड़के भागते होंगे। यूनान ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन हम क्लोज नहीं हैं। उसकी आवाज में हल्की सी कोल्डनेस थी। वह मुझे ध्यान से देख रही थी। वो सच में एक सोशल बटरफ्लाई है। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? उसका सवाल सुनते ही मैंने तुरंत नाक सिकोड़ ली। वो फ्लर्ट? जैसे मैं उसे कभी पसंद करूंगा। मेरे रिएक्शन से यूनान थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। अगर चॉइस मेरी हो तो मुझे लगता है तुम उससे कहीं बेहतर हो। वैसे भी वो कोई खास नहीं है, बस अपने पैसे और थोड़ी सी लुक्स पर भरोसा करती है। लेकिन उसका पर्सनैलिटी बहुत खराब है। जो भी उसे पसंद करता होगा उसकी किस्मत बहुत खराब होगी। ये पहली बार था जब युनवान ने किसी को चिन्ह के बारे में ऐसा बोलते सुना था। मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही डिस्कास्ट देखकर वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत मौका पकड़ लिया और थोड़ा और करीब आने की कोशिश की। मेरा नाम फेंग युआन है, तुम मुझे शियावान बुला सकती हो। बताओ तुम किस क्लास में हो, बाद में मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा और हम साथ घूमेंगे। ऐसा लग रहा था कि अब वह मुझे पहले से थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगी है। कम से कम अब उतनी डिस्टेंट नहीं थी जितनी शुरुआत में थी। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं क्लास 12 एज में हूँ। इस समय कैंपस लगभग खाली था। आसपास एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था सभी लोग पहले ही अपनी क्लासेस में जा चुके थे। मैंने युनवान को हाथ हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। किसी दिन तुम्हें ढूंढने आऊंगा। बाय बाय। इतना कहकर मैं खुशी खुशी उछलता हुआ वहां से चला गया। युनवान मेरी जाती हुई पीठ को देखती रही। वह गहरी सोच में पड़ गई। एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट और आते ही सीधे प्रिंसिपल्स ऑफिस जा रहा है। लगता है इस लड़के का बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण नहीं है। वह मेरी दूर जाती हुई फिगर को देखती रही। उसके मन में लगातार विचार घूम रहे थे। अभी अभी ट्रांसफर होकर आया है, फिर भी प्रिंसिपल खुद उसे रिसीव कर रहे हैं। लगता है इस युवक की आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल नहीं है। उधर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल का मेरे प्रति रवैया बेहद अटेंटिव था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वह लगातार मेरे लिए पानी ला रहे थे और पूछ रहे थे कि मुझे फल चाहिए या नहीं। मैं सोफा पर पैर चढ़ाकर काफी देर से आराम से बैठा हुआ था। तभी काले फ्रेम वाला चश्मा पहने और गंभीर चेहरे वाला एक आदमी अंदर आया। प्रिंसिपल, क्या आपको मुझसे किसी बात पर मिलना था? प्रिंसिपल ने तुरंत गंभीर रूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे नए
ट्रांसफर स्टूडेंट हैं फांग युआन। फांग पहले अमेरिका के एक एलीट प्रेप स्कूल में पढ़ते थे। इनका एकेडमिक रिकॉर्ड बेहद आउटस्टैंडिंग है। मैं इन्हें क्लास एस में असाइन कर रहा हूँ। ये हमारे की स्टूडेंट्स में से एक होंगे जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, समझ गए? टीचर ने तुरंत बात समझ ली। जी प्रिंसिपल। फिर वह मुझे प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर ले गए, यहाँ तक कि प्रिंसिपल खुद भी हमें डोर तक छोड़ने आए। कुछ देर बाद हम क्लासरूम के सामने पहुंचे। दरवाजे के ऊपर लिखा था ग्रेड 10 क्लास एस। मैं चौंक गया। क्या मुझे ग्रेड 11 में नहीं होना चाहिए? टीचर वेई ने समझाया, देखो फेंक, अमेरिका में भी तुम ग्रेड 10 में ही थे और यहाँ का करिकुलम काफी फास्ट है। मुझे डर है कि ग्रेड 11 में तुम्हें पेस पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है। अपने शानदार ग्रेड्स याद करके मैंने बहस करने की भी जरूरत नहीं समझी। वैसे भी मैं देश वापस पढ़ाई के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ मजे करने आया था। मुझे किस ग्रेड में रखा गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर टीचर वेई मुझे लेकर क्लासरूम के अंदर गए। उन्होंने क्लास की तरफ देखते हुए कहा, यह हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, फांग युआन। सब लोग इनका गर्मजोशी से स्वागत करें। मैं पोडियम के पास खड़ा हुआ और चेहरे पर चमकदार स्माइल लाते हुए बोला, हाय एवरीवन, मेरा नाम फेंक युआन है, मेल हूँ और मुझे गर्ल्स पसंद है। उम्मीद है हम सब अच्छी तरह से मिलजुल कर रहेंगे। मेरे इस सेल्फ इंट्रोडक्शन ने पूरी क्लास में हलचल मचा दी। सभी लोग हंस पड़े और क्लासरूम एक्साइटमेंट से भर गया। वाओ, ये लड़का कितना हैंडसम है, इसकी स्किन कितनी फेयर है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैन हुआ से निकल कर आया हो। हमारे क्लास हार्ट थ्रॉप की पोजीशन खतरे में पड़ गई। क्लास की लड़कियां तो सीधे चीयर करने लगी। सब मुझे अपने पास बैठाने के लिए चिल्ला रही थी। मैं आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया और क्लासरूम में नजर दौड़ाई। मैं एक प्रिटी सीटमेट ढूंढना चाहता था ताकि कम से कम आंखों को आराम मिले। टीचर वेई ने भी पूछा, फंग युआन, तुम किसके साथ बैठना चाहोगे? जब तक सामने वाला अग्री करे कोई समस्या नहीं है। ये सुनते ही लड़कियां और ज्यादा एक्साइटेड हो गईं। फंग युआन, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोज ब्रेकफास्ट खरीदूंगी। फांग, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे सारे स्नैक्स भी कवर करूंगी। हैंडसम, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी सर्वेंट बनने को भी तैयार हूँ। मुझे यह सब काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर था। मैंने सीधा पूछा, हमारी क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। एकदम सन्नाटा। सभी लोगों ने एक साथ क्लासरूम के कोने की तरफ देखा। उनके एक्सप्रेशंस बेहद अजीब थे। मैंने भी उनकी नजर का पीछा किया। विंडो के पास पीछे वाली रो में 2 सीट्स खाली थीं। लगता था कि सबसे खूबसूरत लड़की आज क्लास में नहीं आई थी। मैंने मन ही मन सोचा, जो भी हो। फिर मैं सीधे वहां गया और खाली सीट पर बैठ गया। टीचर वे, मैं यहीं बैठूंगा। टीचर वे का एक्सप्रेशन भी थोड़ा अजीब हो गया। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो वहीं बैठ जाओ। फिर उन्होंने पोडियम पर हाथ मारा। ठीक है, आज से सभी लोग नए स्टूडेंट का ध्यान रखेंगे। अब क्लास जारी रखते हैं। टीचर वेई वापस लेक्चर देने लगे, लेकिन इस समय लेक्चर सुनने का मन किसका था? लड़कियां चोरी चोरी मेरी तरफ देख रही थी और लड़के मुझे परखती हुई नजरों से घूर रहे थे। मेरे सामने बैठी शेन युआ ने खुशामद भरे अंदाज में अपना मुड़ा तुड़ा टेक्स्ट बुक आगे बढ़ाया। फेंग युआन, तुम्हारे पास बुक नहीं है ना? मेरी वाली यूज कर लो। मैंने बुक पर पड़े दाग देखे और उसे छूने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऑकवर्ड स्माइल के साथ मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम खुद यूज करो, मैं जैसे तैसे सुन लूंगा। लेकिन शेन युआ मानने को तैयार नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं अपने सीटमेट के साथ शेयर कर लूंगी। वह इतनी काइंडनेस से बोल रही थी कि मैं मना नहीं कर पाया। आखिरकार मजबूरी में बुक ले ली। ये इंग्लिश क्लास थी। बाकी सब्जेक्ट्स की बात अलग थी, लेकिन इंग्लिश तो मेरी सबसे मजबूत सब्जेक्ट थी। आखिर मैं कई साल अमेरिका में पढ़ चुका था। मेरे लिए ये क्लास एलिमेंट्री स्कूल लेवल से ज्यादा नहीं थी। लेक्चर सुनना बेहद बोरिंग लग रहा था। मैंने एक बड़ी सी उबासी ली। तभी शेन युई फिर मेरी तरफ झुकी। फंग युआन, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा? चलो बात करते हैं। मैंने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये बहुत आसान है। मैंने लेक्चर की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मुझे सच में समझ नहीं आता था कि लोग इतनी आसान इंग्लिश कैसे नहीं समझते। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा, क्लास एस कैसी क्लास है? सबसे खराब वाली? सबसे खराब वाली? मेरी बात सुनकर शेन युआ तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं नहीं, हमारी क्लास एस सबसे अच्छी क्लास है। मेरे चेहरे पर साफ साफ शक दिखाई दे रहा था। ये देखकर शेन युआ ने सिर खुजलाया और समझाने लगी, क्लासेस में या तो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बहुत ज्यादा वेल्थ स्टूडेंट्स। सबसे खराब क्लास एफ होती है। वहां सारे ट्रबल मेकर्स भरे पड़े हैं। बाद में उनसे दूर ही रहना। तभी मुझे सब समझ आ गया। तो ऐसा है। शेन युआ मुझे काफी गुड नेचर्ड लगी, इसलिए मेरा रवैया भी थोड़ा नरम हो गया। मैंने मजाक में कहा, तुम तो स्मार्ट टाइप नहीं लगती, तो क्या तुम्हारा फैमिली बहुत रिच है? शेन युई तुरंत शर्मिंदा हो गई। वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बस इंग्लिश में कमजोर हूँ, लेकिन लिटरेचर में बहुत अच्छी हूँ। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। एक लड़की के लिटरेचर में अच्छे होने में गर्व करने वाली क्या बात है? शेन युआ ने नाराज होकर कहा, फेंग युआन, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। तुम्हारा इनोसेंट और क्यूट अपीयरेंस बिल्कुल मिसलीडिंग है। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमने किसी सच में टॉक्सिक इंसान को देखा ही नहीं है।
हम दोनों धीरे धीरे बातें करने में इतने मग्न हो गए कि हमें पोडियम पर खड़े टीचर का चेहरा दिखाई ही नहीं दिया। उनका चेहरा लगातार काला पड़ता जा रहा था। अचानक टीचर की आवाज गूंजी, तुम नए स्टूडेंट क्या अभी भी बातें कर रहे हो? मेरे बगल वाले लड़के ने मुझे कोहनी मारी। फेंक युआन, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। तब जाकर मैं होश में आया। मैंने सिर उठाया और टीचर की तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ गुस्सा भरा हुआ था। मैंने मासूमियत से पूछा, टीचर क्या हुआ? उनका चेहरा नीला सफेद पड़ रहा था। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने कहा, फेंक युआन, टेक्स्ट बुक का दूसरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करो। मैंने बेगुनाही से कंधे उचकाए। लेकिन टीचर, मेरे पास बुक नहीं है, अपने क्लासमेट से ले लो। अब साफ लग रहा था कि टीचर सच में नाराज हो चुके थे। शेनुआ ने झिझकते हुए अपनी बुक मेरी तरफ बढ़ाई, फिर धीरे से फुसफुसाई, बस कुछ भी बोल देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके शब्द सुनकर मेरे होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। मैंने आराम से बुक ली और जैसे ही बोलना शुरू किया, क्लासरूम में परफेक्ट अमेरिकन इंग्लिश गूंज उठी। उस प्रोनाउंसिएशन की तुलना अगर टीचर की ब्रोकन इंग्लिश से की जाए तो दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। पूरी क्लास हैरान रह गई, सबकी आंखें फैल गईं। मैंने सहजता से कहा, टीचर यही पैराग्राफ है ना? अगर इसे वियतनामीज में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा। इसके बाद मैंने पूरे पैराग्राफ का फ्लॉलेस ट्रांसलेशन सुना दिया, एक भी गलती नहीं। टीचर वहीं के वहीं जड़ हो गए। उनका चेहरा पहले से भी बदसूरत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सबके सामने उनकी बेइज्जती हो गई हो। दूसरी तरफ मैं आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। टीचर अब मैं बैठ सकता हूँ? कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने मुश्किल से कहा, बैठ जाओ। उनका चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। शुआ मेरी तरफ एडमिरेशन भरी नजरों से देखने लगी। फांग युएन, तुम कमाल हो, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों है? तुम्हें सुनकर तो लगा जैसे कोई फॉरेनर बोल रहा हो। मैंने मासूम बनते हुए आंखें झपकाई। मैंने बताया नहीं था, मैं अभी अभी यूएस से वापस आया हूँ और वहां के सबसे अच्छे एलीट स्कूल में पढ़ता था। हमारे आसपास बैठे गॉसिप लविंग क्लासमेट्स एक साथ चौंक पड़े। उसी समय क्लास खत्म होने की बेल बज गई। मैं बोर्डम से परेशान हो चुका था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आनंद को ढूंढते हैं। मैं सीधे ग्रेड 11 की बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। शेनुआ से मिली इन्फॉर्मेशन के अनुसार मुझे पूरा यकीन था कि चीनन क्लास एस में ही होगी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसके ग्रेड्स कैसे हैं, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखकर तो वह ज्यादा स्मार्ट नहीं लगती थी। फिर भी की फैमिली एक एलीट सुपर पावर थी और कानन का घमंडी पर्सनालिटी भी ऐसा था कि वह खुद को हमेशा सबसे ऊपर समझती थी। इसलिए वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी क्लास में ही होगी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं क्लास एस के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचा और अंदर झांका, मैंने कनन को दूसरी लड़की के साथ बातें करते देखा। उसे देखते ही मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया। आखिर नाम के लिए ही सही, मैं अभी उसका फियांसे था। मैंने मन ही मन हंकारा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ये तो बस फियांसे होने की वजह से नॉर्मल जेलसी है। वो बदमाश अच्छी तरह जानती है कि आज मेरा स्कूल का पहला दिन है, नई जगह है, सब कुछ अनफेमिलियर है। फिर भी मुझे ढूंढने तक नहीं आई। लेकिन हैंडसम लड़कों के साथ फ्लर्ट करने का समय है उसके पास। ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। मेरी आंखें शरारत से घूमी। धीरे धीरे मेरे होंठों पर एक बुरी मुस्कान उभर आई। मुझे हार्टलेस मत कहना, तुमने खुद मौका दिया है। मैं पीछे मुड़ा और सीढ़ियों के ऊपर की तरफ चला गया। वहां मुझे चश्मा पहने एक लड़की दिखाई दी। मैंने उसे रोक लिया। हे, क्या तुम अंदर जाकर कीनन को बाहर बुला सकती हो? लड़की मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आगे कहा, बस उससे कहना उसका हस्बैंड उसे ढूंढ रहा है। मेरी गुड लुक्स देखकर लड़की कुछ पल के लिए दंग रह गई। फिर उसने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। ओके, मैं अभी जाकर बुलाती हूँ। मैं तुरंत दीवार के कोने के पीछे छिप गई और देखने लगी। तभी वो बुकवर्म लड़की क्लासरूम में घुसी और जोर से चिल्लाई, किनियान, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढ रहा है। शोर से भरा क्लासरूम अचानक पूरी तरह शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मैंने अपना मुंह ढक लिया। हंसी लगभग फूट ही पड़ने वाली थी। कुछ सेकंड बाद की नेओन बाहर आई। उसका खूबसूरत चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। मैंने कोने से सिर बाहर निकाला और उसकी तरफ हाथ हिलाया कि नियॉन मेरी तरफ चली आई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मुझे पता था ये तुम ही हो। फेंग युआन, मुझे पता था ये तुम ही हो। तुम खास तौर पर यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आई हो, है ना? मैं कोने से उछलकर बाहर आई, ठुड्डी ऊंची करके, जैसे मेरे अंदर आग भरी हुई हो। कीनान, तुम हैंडसम गाइस को देखने में इतनी बिजी हो गई हो कि मुझे ही भूल गई। बस इंतजार करो, आज रात मैं फादर की को सब बता दूंगी, फिर देखना। मैंने अपनी बाहें सीने पर बांध ली, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा सपोर्टर हो और मुझे किसी का डर ना हो। कीनान ने बेबस होकर आह भरी, मेरी छोटी एंसेस्टर, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उसके पीछे नजर डाली। जैसा मैंने सोचा था वही लड़का भी क्लासरूम से बाहर निकल आया था और हमारी तरफ देख रहा था। तुरंत मेरे चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अगर चाहती हो कि मैं गुस्सा छोड़ दूं
तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। किनियाना मेरी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मेरा एक्सप्रेशन देखते ही उसे समझ आ गया कि मैं कुछ अच्छा नहीं सोच रही। क्या करना है? मैंने नाक सिकोड़ते हुए आदेश दिया, बहुत आसान है, अभी यहीं आओ, मुझे हग करो और मेरे गाल पर एक किस भी दो। किनाना की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे पता था कि बहुत से लोग छिपकर देख रहे हैं। अगर उसने अभी किस किया तो ये उस हस्बैंड वाले टाइटल को स्वीकार करने जैसा होगा। नामुमकिन, पब्लिक में ऐसा नहीं कर सकती, मेरी रेपुटेशन भी कोई चीज है। उसने साफ मना कर दिया। मैं तुरंत गुस्से से फट पड़ी, होंठ फुलाकर शिकायत करने लगी। कनन, तुम सच में बदल गई हो। पहले मैं जो भी कहती थी तुम कभी मना नहीं करती थी। अब कुछ दूसरे लड़कों की वजह से तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं रही। ठीक है, तो इतने सालों की फीलिंग्स हमारे बीच बस इतनी ही थी? इतनी आसानी से फेंक दोगी? जैसे जैसे मैं बोलती गई मेरे दिल में सचमुच दुख बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सीने पर रख दिया गया हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ये कहकर मैं मुड़ी और सच में वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अचानक किन्यान ने हाथ बढ़ाया और एक ही झटके में मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ लिया। मेरे सिर के ऊपर से उसकी बेबस आवाज सुनाई दी, अब खुश हो? सच में समझ नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। लेकिन अगले ही पल उसके शब्द किसी चाकू की तरह मेरे दिल में उतर गए। क्या तुम्हें ऐसे प्रैंक खेलना मजेदार लगता है? अब मुझे बाद में अपने बॉयफ्रेंड को ये सब समझाना पड़ेगा। बहुत परेशानी होती है, पता है? उसकी गर्म और मुलायम बाहों में रहते हुए मैं अचानक जम सी गई। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड की इतनी परवाह करती हो? आखिर अभी भी मैं तुम्हारी फियांसे हूं, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट दे देने में क्या जाता है? लेकिन किनियन बेहद परेशान दिख रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किसी को एक्सप्लेनेशन देने से है। यही बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने सिर उठाया और फिर शरारती अंदाज में हंस दी। जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़े। वैसे भी तुम बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती हो जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। कौन जानता है कुछ दिनों बाद ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहे भी या नहीं। मेरी बात सुनकर किनियान पूरी तरह निरुत्तर हो गई। आखिर में उसने बस मेरे बालों को अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, हक हो गया, अब अपनी क्लास में वापस जाओ। दोपहर में लंच के समय मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुरंत उसकी बाहों से निकल गई। मेरा चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने अपना काम निकलवा लिया हो और अब सामने वाले को छोड़ दिया हो। आज मेरी मुलाकात एक स्टनिंग ब्यूटी से हुई है और लंच के लिए मेरी पहले से डेट भी फिक्स हो चुकी है। ये सुनते ही किनियन की आंखें सिकुड़ गईं। स्टनिंग ब्यूटी? इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम किसी और के साथ खाने जाने की सोच रही हो? मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा। अरे वाह, कोई जेलस हो रहा है क्या? किनियन तुरंत बोली। मैं जेलस क्यों होने लगी? मुझे तो बस लगता है कि तुम्हारी टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उसके दिल में वो चुपके से अंदाजा लगाने लगी कि आखिर वो खूबसूरत लड़की कौन थी जिससे मैं मिली थी। मेरी नजर उसके पीछे खड़े उस लड़के पर पड़ी। वो लगभग गुस्से से धुआं छोड़ने वाला था। मैं विजयी मुस्कान के साथ हंसी। फिर मैंने हल्के से किनियान के सीने पर थपकी दी और शरारत से उसकी ठुड्डी थोड़ा ऊपर उठा दी। आज दोपहर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन आज रात तुम्हें अपनी कंपनी देने की कृपा करूंगी। बाय। ये कहकर मैं उछलते कूदते वहां से चली गई और जल्दी ही नजर से ओझल हो गई। उसके बाद की लिटरेचर क्लास मेरे लिए किसी पावरफुल स्लीपिंग पिल से कम नहीं थी। मैंने अपना सिर हाथ पर टिका रखा था और बार बार झपकी ले रही थी। मेरा सिर बिल्कुल उस मुर्गी की तरह हिल रहा था जो दाने चुग रही हो, जबकि सामने बैठी शेनुआ पूरी तन्मयता से लेक्चर सुन रही थी। आखिरकार क्लास खत्म हुई। मैंने दोनों बाहें फैलाकर जोर से स्ट्रेच किया। इतनी देर सोई हूं कि लगता है मेरी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। शेनुआ पीछे मुड़ी। उसके चेहरे पर हंसी भी थी और बेबसी भी। तुम तो सच में बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तुम्हें देखकर तो मुझे भी नींद आने लगी थी। मैं तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। क्लास खत्म हो गई। मुझे बहुत भूख लगी है। स्कूल कैफेटेरिया कहाँ है? शेनुआ ने व्यंग्य से कहा। अभी अभी पूरी क्लास सोकर उठी हो और अब सबसे पहले खाने की बात कर रही हो? क्या तुम पिग ईयर में पैदा हुई थी? मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया। पिग ईयर में तो तुम पैदा हुई थी। जल्दी करो और मुझे कैफेटेरिया ले चलो। आज तुम ट्रीट दे रही हो। मैंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। आखिर शेनुआ एक रिच यंग लेडी थी। मेरे लिए एक मील खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैं ट्रीट दूंगी। चलो लग्जरी सेक्शन में खाना खाते हैं। शेनुआ ने अपना सामान समेटा और खड़ी हो गई। लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। मैं चौंक कर चिल्लाई, ओ नहीं, मैं तो भूल ही गई, मुझे अभी किसी को ढूंढना है। शेनुआ ने हैरानी से पूछा, किसे ढूंढना है? लेकिन उसके सवाल पूरा करने से पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए क्लासरूम से बाहर भाग गई। चलो चलो जल्दी, मुझे ग्रेड 12 एरिया तक ले चलो। आसपास मौजूद लोगों की अजीब और सजेस्टिव नजरों को मैंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मैं थोड़ी भी देर कर दूं तो युनवान
जा चुकी होगी। शेनुआ ने उस हाथ को देखा जिससे मैं उसे पकड़े हुए थी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। तुम ग्रेड 12 एरिया में क्या करने जा रही हो? क्या वहां किसी को जानती हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, बकवास मत करो। अगर किसी को नहीं जानती होती तो ग्रेड 12 एरिया में क्यों जाती? शेनुआ ने बेबसी से कहा, फेंग युआन, तुम्हारी जुबान सच में बहुत तेज है। मुझे श्योवन बुलाओ। पूरा नाम लेकर बुलाती हो तो लगता है जैसे मुझसे कोई दुश्मनी हो। मैं तुरंत मुस्कुराई। ठीक है श्योवन, तो बताओ ग्रेड 12 की कौन सी क्लास में जाना है? मैंने बिना देर किए पूछा। ग्रेड 12 क्लास एस कहाँ है? ये सुनते ही श्योवन के कदम अचानक रुक गए। वो हैरानी और जिज्ञासा से मुझे घूरने लगी। ग्रेड 12 क्लास एस, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने आंखें हल्की सिकोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका नाम युनवान है। क्या तुम उसे जानती हो? जैसा मैंने सोचा था, शिनुआ तुरंत हैरान हो गई। युनवान? जिस इंसान को तुम ढूंढना चाहते हो वो वही है? तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? मैं हल्का सा हंसा और जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला, अगर मैं कहूं कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो क्या तुम मानोगी? अगले ही पल शेनुआ की आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। कोई वे नहीं तो तुम वही सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो जिसे वो इतने समय से छिपाकर रखे हुए है? मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तो उसके पास सच में पहले से बॉयफ्रेंड है? मेरा दिल अचानक कस गया। क्या अफसोस की बात है, लेकिन शेनुआ ने मेरी उस हल्की सी आह को पकड़ लिया। उसका क्या मतलब था? क्या तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? मैंने तुरंत बात संभाल ली। मैं बस मजाक कर रहा था और तुम समझ भी नहीं पाई। आगे चलकर मेरे साथ कैसे पेस मेंटेन करोगी? हे भगवान, तुम इतने समय से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। शेनुआ के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दी। उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने सीधे उसे बीच में रोकते हुए बात को फिर युनवान की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, वो सब छोड़ो, जल्दी बताओ उसके उस सीक्रेट बॉयफ्रेंड का क्या मामला है और उसे सीक्रेट क्यों कहा जाता है? अचानक मुझे सुबह बेकरी में देखा हुआ सीन याद आ गया। क्या वो स्ट्रॉबेरी केक उसके बॉयफ्रेंड के लिए था? शेनुआ ने कंधे उचकाए। कौन जाने, लोग बस गॉसिप करते हैं कि उसका एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। बस इतना सुना है कि वो कई सालों से किसी लड़के को जानती है और उसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन आखिर में किसी को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता। इतना मिस्टीरियस, मुझे सच में यकीन करना मुश्किल लग रहा था। युनवान जैसी टॉप टियर जीनियस अपने बॉयफ्रेंड को इतने अच्छे से कैसे छिपा सकती है? शेनुआ ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। तुम्हें ये बात भी नहीं पता और खुद को उसका फ्रेंड बताते हो? कहीं तुम भी उसे परस्यू करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं इतना अनएथिकल नहीं हूँ। जो लड़की पहले से कमिटेड हो उसे मैं कभी टच नहीं करूंगा। फिर मैंने पूछा, वैसे ग्रेड 12 क्लासेस किस तरफ है? तभी शेनुआ मुझे एक एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ ले जाने लगी। ऊपर है, मेरे साथ आओ। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। क्या वो इस स्कूल में इतनी फेमस है? और क्यों? शेनुआ की आवाज अचानक बदल गई। फेमस? वो सिर्फ फेमस नहीं है, उसका IQ 200 है। स्कूल ने उसे एक टॉप स्पेशलाइज्ड स्कूल से रिक्रूट करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। उसकी ट्यूशन पूरी तरह फ्री है और हर साल उसे बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी मिलती है। बाकी लोग पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, जबकि वो पढ़कर पैसे कमाती है और हर एग्जाम में पूरे देश में फर्स्ट आती है। प्रिंसिपल उसे किसी ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा दिल हल्का सा कांप गया। हे भगवान, मुझे पता था कि यून वॉन बहुत अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। बातें करते करते मैं और शेनुआ ग्रेड 12 क्लास एस के दरवाजे तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से अभी अभी क्लास खत्म हुई थी। शायद युनवान अभी भी क्लासरूम में हो। शेनुआ ने तुरंत वहां से गुजर रही एक लड़की को रोक लिया। एक्सक्यूज मी, क्या युनवान अभी अंदर है? क्या आप उसे 1 मिनट के लिए बाहर बुला सकती हैं? उस लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसने सब समझ लिया हो। फिर से युनवान को कन्फेस करने आए हो? तुम बहुत देर कर चुके हो। एक सीनियर अभी उसे डेट पर लेकर गया है। मैं वहीं का वहीं जम गया। ये बात सुनकर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। मैं कहना चाहता था कि मैं युनवान का सिर्फ फ्रेंड हूँ, लेकिन वो लड़की हाथ हिलाकर चली गई। मेरे पास सिर्फ बेबस होकर कंधे उचकाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आखिर में मैं और शेनुआ अकेले लंच खाने निकल गए। शेनुआ को जैसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वो हर जगह फेमस है, उसके पीछे कन्फेस करने वाले लड़कों की लाइन लगी रहती है। आज मुझे सच में इस बात पर यकीन हो गया। मैंने प्रशंसा भरे अंदाज में कहा, वो खूबसूरत भी है, टॉप स्कॉलर भी है और उसका पर्सनैलिटी भी बहुत जेंटल है। ऐसी लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा? लेकिन मेरी बात सुनकर शेनुआ ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जेंटल? क्या तुमने किसी और को देख लिया है? युनवान स्कूल की फेमस आइसबर्ग ब्यूटी है। वो उन लड़कों की तरफ देखती तक नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ। नहीं यार, मेरे साथ तो वो काफी जेंटल थी। शेनुआ मुझे घूरती रही। फिर उसने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसी होती है। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे दिल में फूल खिल गए हों। क्या मैं उसके लिए सच में कोई स्पेशल इंसान हूँ? लेकिन मैं इस खुशी का ज्यादा देर मजा ले पाता उससे पहले मेरे पेट ने जोर से आवाज कर दी। मैंने हंसते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं। मैं और शेनुआ बातें करते हुए कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गए, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर जाते ही हम अपने क्लासमेट से टकरा जाएंगे। एक लड़की ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अरे फैंग युआन,
शेन यू, सिर्फ एक सुबह हुई है और तुम दोनों पहले ही एक दूसरे पर फिदा हो गए। उसके आसपास खड़े लोग भी तुरंत शोर मचाने लगे। डेट करो, डेट करो, डेट करो। पूरे कैफेटेरिया में आवाज गूंजने लगी। सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ आ गया और तभी किस्मत ने एक और खेल खेला। उसी समय की नानान कैफेटेरिया में दाखिल हुई। सिर्फ एक नजर में उसने मुझे और शेन यू को भीड़ के बीच साथ खड़ा देख लिया। चारों तरफ से उठती टीजिंग और चीरिंग सुनकर उसकी नजरें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, यही वो स्टनिंग ब्यूटी है, बस इतनी सी। उसके दिल में बची हुई आखिरी चिंता भी गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ कंटेम्प्ट बचा। अगले ही पल उसने अपने बगल में खड़े एक लड़के का हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे दूसरी मंजिल की तरफ चली गई। जैसे ही की ननन ऊपर गई, क्लास के लड़के अचानक एक्साइटेड हो उठे। ये तो एल्डेस्ट मिस की ननन है, वो सच में बेहद खूबसूरत है, स्कूल गॉडेस कहलाने की पूरी हकदार है। मैंने बस भौं उठाई और बेपरवाही से कहा, स्कूल ब्यूटी, क्या हमारे स्कूल में इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है? मुझे तो ग्रेड 12 की सिस्टर यून वैन भी बहुत खूबसूरत लगती है। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही उन लड़कों के चेहरे बदल गए। वे मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे अभी लड़ाई कर देंगे। ये देखकर शेनहुआ ने जल्दी से मेरा हाथ खींचा। धीरे से बोली, क्या तुम पागल हो? ये सब एल्डेस्ट मिस काई के डाई हार्ट फैंस हैं। ये सच में तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं लगभग आंखें घुमाने ही वाला था। उसके भी ऐसे फैंस हैं? मैंने अविश्वास से सोचा, क्या इन लड़कों की आंखें खराब हैं? उन लड़कों ने ठंडी नजर से मुझे देखा, फिर एक आखिरी ग्लेयर मारकर अपनी गॉडेस के पीछे दूसरी मंजिल की तरफ चले गए। शेनुआ ने गहरी सांस ली। देखा, स्कूल के पहले ही दिन तुमने दुश्मन बना लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मुझे वो फेक गेम्स पसंद नहीं है। हम अलग रास्तों के लोग हैं। ये कहकर मैं शेनुआ को साथ लेकर खाना लेने चला गया। लेकिन कि नानन के फैंस वाला मामला खत्म होते ही एक नई परेशानी आ गई। क्लास की कुछ लड़कियां खाना खाकर जा रही थीं। उन्होंने हमें देखा और मुस्कुराते हुए छेड़ा, फेंग युआन, तुम्हें शेनुआ को डेट करना चाहिए। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मैंने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर आराम से अपना हाथ शेनुआ के कंधे पर रख दिया और उन लड़कियों की तरफ चार्मिंग स्माइल फेंकी। शेनुआ, जरूर, मैं कंसिडर करूंगा। अब गॉसिप करना बंद करो। लड़कियां हंसते हुए चली गईं, लेकिन उनके जाते ही शेनुआ ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अभी जो तुमने कहा, क्या वो सच था? मैंने पहले ही अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया था। मैंने उसे एक नजर देखा। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें सीखना होगा कि मेरी जोक्स और मेरी सीरियस बातें अलग कैसे पहचाननी है। शेनुआ का दिल तुरंत टूट गया। उसने नाटकीय अंदाज में अपना सीना पकड़ लिया। मैं घायल हो गई, लेकिन उसी समय की नानन दूसरी मंजिल से नीचे उतरी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी नजर सीधी मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने उसे किसी दूसरे लड़के का हाथ पकड़े देखा। मेरा गुस्सा भी तुरंत भड़क गया। बहुत बढ़िया, मेरे सामने किसी और लड़के के साथ घूम रही हो और ऊपर से मुझे ऐसे देख रही हो। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। इसके बजाय मैंने अचानक शेनुआ की तरफ सिर घुमा लिया। अगले ही पल मैंने ब्रेस्ड पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह के सामने ले गया। आह, मुंह खोलो। मेरी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें ऐसा आदेश था जिसे मना करना मुश्किल था। शेनुआ हैरान भी हुई और खुश भी। वो मुस्कुराते हुए मुंह खोलकर मीट खा गई। पूरे समय मेरे चेहरे पर चार्मिंग स्माइल थी, लेकिन आंखों के कोने से मैं दूर खड़ी की नानन को देख रहा था। उसका चेहरा और भी ठंडा हो चुका था। मैंने फिर शेनुआ से कहा, कैसा था? अब तुम्हारी बारी है, मुझे भी खिलाओ। शेनुआ एक पल के लिए घबरा गई, फिर जल्दी से एक पीस उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी समय की नानन ने अपने साथी का हाथ पकड़ा और बिना मेरी तरफ देखे कैफेटेरिया से बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मैंने शेनुआ की चॉपस्टिक्स को एक तरफ धकेल दिया और ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं खा रहा। शेनुआ पूरी तरह स्टन्ड रह गई। अभी एक सेकंड पहले हम इतने क्लोज लग रहे थे और अगले ही सेकंड में इतना कोल्ड हो गया था। लेकिन अब मुझे एक्टिंग जारी रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने साफ साफ कहा, वो सब सिर्फ दिखावा था, बस तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। हम दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। अगर मुझे किसी को पसंद करना है तो वो युनवान जैसी लड़की होगी। ये सुनकर शेनुआ पूरी तरह चुप हो गई। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद शेनुआ की प्राइवेट कार आ गई। जब उसने देखा कि मैं बस से घर जाने वाला हूं तो उसने मुझे राइड ऑफर की, लेकिन मैं बार बार मना करता रहा। मैं बस से जाने का आदी हूं, लेकिन वो फिर भी बोलती रही। आखिर में मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने उसे हल्का सा धक्का देकर कार में बैठाया, दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइवर से कहा, जल्दी निकलो। कार दूर चली गई और उसके गायब होते ही मैंने तुरंत की ननान का नंबर डायल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहाँ हो? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन दूसरी तरफ से की नानन की ठंडी हंसी सुनाई दी। तुम्हारे पास वो ग्रेट ब्यूटी नहीं थी?
उसी के साथ घर चले जाते। वैसे भी तुम उसे इम्प्रेस करने में बिजी थे। मैंने तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं फादर की को बता दूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मुझे नहीं चाहती। कि नानन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बिल्कुल 3 साल के बच्चे जैसे हो जिसे कुछ नहीं आता, बस शिकायत करना आता है। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत दुखी होने का नाटक करने लगा। मैं सड़क किनारे बैठ गया। मेरी आवाज भर्रा गई कि नानन प्लीज आ जाओ, बस आ जाओ। और जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक एक सुपर कार चीखती हुई आवाज के साथ मेरे सामने आकर रुकी। सुपर कार का दरवाजा खुला कि नानन वहां खड़ी थी। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। फेंक युआन, तुम सच में बहुत चाइल्डिश हो। जो तुम्हें नहीं जानता वो समझेगा कि तुम किसी फैमिली के एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट हो। मैंने गुस्से में उसे हल्का सा मुक्का मारा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। तो वो गई ही नहीं थी। वो पूरे समय यहीं छिपकर मेरा तमाशा देख रही थी। मैंने उसे घूरा। तुम यहीं छिपी हुई थी ना? पूरा समय मुझे देख रही थी। कि नानन आगे बढ़ी। उसने मेरी नाक पकड़कर हल्का सा दबाया। उसकी आवाज में नाराजगी थी। तो क्या हुआ अगर देख रही थी? मुझे लगा था पहले ही दिन कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। उसने मुझे कार में धक्का देकर बैठा दिया, फिर सनग्लासेस पहनकर इंजन स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं भी तेज था। मैंने तुरंत उसके चेहरे से सनग्लासेस खींच ली। कि नानन ने बेबसी से मुझे देखा, फिर एक ही स्मूथ मूवमेंट में वापस सनग्लासेस छीन ली। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर जल्दी से टॉपिक बदल दिया। तुम्हारी कार बहुत छोटी है। जैसा मैंने सोचा था वो तुरंत पेट में फंस गई। छोटी? मेरा निकनेम रेसिंग गॉड है। किसी दिन तुम्हें रेसिंग दिखाऊंगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। रिवर्स साइकोलॉजी फिर काम कर गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली सरप्राइज अभी बाकी था। जब कार की फैमिली एस्टेट के अंदर पहुंची तो दोनों तरफ खड़े सर्वेंट्स एक साथ झुक गए। मिस मास्टर फैंग, वेलकम बैक। मैं और की नानन अभी मेन डोर से अंदर घुसे ही थे कि पॉप, अचानक ऊपर से काउंटलेस रिबन्स गिरने लगे और पूरे हॉल में एक साथ आवाज गूंज उठी, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एंगेजमेंट। मैं और की नानन दोनों वहीं जमे रह गए, पूरी तरह स्टंट। फादर की दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया। श्याओ युआन, आज से तुम मेरे सन इन लॉ हो। कि नानन ने पूरे हॉल को देखा। चारों तरफ गेस्ट्स खड़े थे। बीच में एक विशाल कैसल शेप्ड केक रखा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। ये सब क्या है? मदर की मुस्कुराई। आज तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है। इससे अच्छा दिन और क्या होगा? इसके बाद फादर की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अब से तुम्हें हमारी श्याओ नान का ध्यान रखना होगा। उसे कभी डिसअपॉइंट मत करना। यहाँ तक कि ग्रैंडमा की भी बोल उठी। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत संतोष मिलता है। पूरे समय किसी ने भी की नानन की राय नहीं पूछी, लेकिन ग्रैंडमा की ऑथोरिटी के सामने वो कुछ कह भी नहीं पाई। बस ऐसे ही एक एंगेजमेंट पार्टी ने हम दोनों की किस्मत को एक साथ बांध दिया। पार्टी खत्म होने ही वाली थी कि फादर की ने एक और बम गिरा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोले, जैसे ही श्याओ युआन 18 साल का होगा तुम दोनों विदेश जाकर शादी कर सकते हो। कि नानन ने तुरंत आंखें घुमा ली, लेकिन मैं उसे पकड़कर एक कोने में ले गया। दांत भींचकर पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अनएक्सपेक्टेडली कि नानन ने बेहद खूबसूरत मुस्कान दिखाई, फिर अचानक मेरा हाथ पकड़कर करीब आ गई। उसकी गर्म सांस मेरे कानों को छू रही थी। फेंक युआन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हमेशा से मुझ पर क्रश था, इसीलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने ईगर हो? मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन मैंने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। बकवास, मुझे तुम पर क्रश नहीं है, मुझे भी मजबूर किया जा रहा है। कि नानन ने तुरंत कहा, तो फिर मिलकर रेबेलियन करते हैं। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ठंडी हंसी हंसी। सॉरी, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एंगेजमेंट हो चुकी है, अब अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। कि नानन ने आंखें सिकोड़ दी। तुम सच में एक्सेप्ट करने को तैयार हो? फिर वो और करीब आ गई। अगर शादी करनी है तो कर लेते हैं, बस एक हस्बैंड और बढ़ जाएगा। उसके होंठ लगभग मेरे होंठों को छूने वाले थे। मैं घबराकर पीछे हट गया। मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। कि नानन, कोई पागलपन मत करना। उसकी मुस्कान और शरारती हो गई। तुम्हें लगता है ये पागलपन है? अगले ही पल उसने मुझे सीधे दीवार से लगा दिया। हम दोनों एक दूसरे की सांसें साफ सुन सकते थे। कि नानन ने मेरी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। जो भी करो पूरा करो मेरे प्यारे हस्बैंड। अगर तुम इतने एंथुजियास्टिक हो तो मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगी। मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। मैं बस चिल्ला सका, कि नानन, लेकिन वो सिर्फ विजयी मुस्कान के साथ हंस दी। मुझे ब्यूटीफुल वाइफ बुलाओ, फिर छोड़ दूंगी। लेकिन उसी समय उसे अचानक एहसास हुआ कि बहुत सारी निगाहें हमारी तरफ देख रही हैं। हम दोनों ने एक साथ सिर घुमाया और तभी पता चला सारे गेस्ट्स हमें ही देख रहे थे। सबके चेहरों पर समझदार मुस्कान थी। ओ भगवान, मेरा चेहरा तुरंत और लाल हो गया। मैंने की नानन को दूर धक्का दिया और भागकर ऊपर चला गया। एंगेजमेंट पार्टी बेहद ऑकवर्ड माहौल में खत्म हुई। घर लौटते समय भी मैं लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन की नानन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। कार गैराज में पहुंची। हम एलिवेटर में चढ़े। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ कि नानन फिर मेरे ऊपर झुक आई और मुझे एलिवेटर की दीवार से टिका दिया। देखा, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तुम ही बहुत थिन स्किन्ड हो। मैं
तुरंत उसके हाथ के नीचे से निकलकर भाग गया, लेकिन जैसे ही हम अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचे उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था फादर की नानन को अचानक बुरा अंदाजा हुआ। उसने दरवाजा खोलते हुए कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ फादर की खुश आवाज आई, नान, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट में थोड़ा रेनोवेशन करवाया है। अब जब तुम दोनों फियांसे और फियांसे हो तो एक ही रूम में रहो। इसी तरह फीलिंग्स जल्दी डेवलप होंगी। रेनोवेशन? किनानन अभी बात समझ ही रही थी कि कमरे के अंदर से मेरी चीख सुनाई दी, किनानन, हमारे घर में चोरी हो गई। किनानन को तुरंत सब समझ आ गया। उसने सिर पकड़ लिया। डैड, क्या आपने शाओयुन का बेडरूम तोड़वा दिया? फादर की ने गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल। मैं तुम्हें दोनों को अलग अलग कमरों में नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें रशिया भेज दूंगा। वहां तो 14 साल में भी शादी हो जाती है। इसके बाद वो रहस्यमयी अंदाज में हंसे। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी बेड पर छोड़ दिया है। घर पहुंचकर देख लेना। कॉल कट गया। किनानन के मन में और भी बुरा अंदाजा पैदा हो गया। हम दोनों बेडरूम में गए। जैसा सोचा था, बेड पर एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। मैं उत्साहित होकर दौड़ा और बॉक्स खोल दिया, लेकिन अंदर देखते ही मैं पूरी तरह जम गया। एक शब्द भी नहीं निकला। कि नानन भी उत्सुकता से पास आई। उसने अंदर झांका और अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन भी मेरे जैसा हो गया। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए। पूरे बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडोम भरे हुए थे। एक पूरा बॉक्स। हम दोनों की आंखें फैल गईं। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर अचानक मैं बिस्तर पर लोटपोट होकर हंसने लगा। पेट पकड़कर हंसते हंसते मेरी हालत खराब हो गई। हे भगवान, फादर की तो जीनियस निकले।